स्टूडेंट्स, हमने देखा 1857 की क्रांति के बाद किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म होता है और जिसके हम प्रमुख कारणों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष को देखा। भारत का किस प्रकार राजनीतिक एकीकरण होता है और उसके पीछे राष्ट्रीयता की जो आर्थिक पृष्ठभूमि होती है वो क्या होती है। अंग्रेजी प्रचार प्रसार ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और फिर उसके साथ साथ ही जो साहित्य और समाचार पत्र जो समय समय पर आए हैं, जिसमें क्षेत्रीय समाचार पत्रों का भी काफी योगदान रहा था। उसके बाद देखते हैं 19वीं और 20वीं सदी में जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ था और उनके जो सुधारक थे मुख्य थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान उन लोगों ने हमें सिखाया। उसके बाद देखते हैं कि विदेशों से संपर्क, प्रजाति विभेद की नीति और फिर समय पर राजनीतिक संस्थाओं के योगदानों ने हमारे किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद के उदय होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार होती है, कब होती है, कितने सदस्य होते हैं, किसकी उपज है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे का जो इतिहास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें हम देख सकते हैं कि अभी पढ़ा है हमने कि जो भारत में राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ साथ कुछ राजनीतिक संगठनों का भी जन्म होता है और इन संगठनों की विशेषता इनकी धर्मनिरपेक्षता थी, क्योंकि ये किसी जाति या धर्म विशेष की प्रतिनिधि सभाएं न होकर वर्ग विशेष के हितों की सुरक्षा के लिए अभी तक बनाई गई थी। तो 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उससे पहले बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा अन्य स्थानों में ऐसी राजनीतिक संस्थाएं जन्म ले चुकी थी। 19वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में भी राजनीतिक संगठन बनाने की प्रवृत्ति जन्म ले चुकी थी, जिसमें हम लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसको जमींदार सभा, जो 1837 ईस्वी में थी, उसका जिक्र कर सकते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन काफ़ी चर्चित रहा है, उसकी भी हम चर्चा पीछे देख सकते हैं इसके संगठनों में। पूना सार्वजनिक सभा और फिर होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो ये एक प्रक्रिया हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले किस प्रकार राजनीतिक संगठन बनते हैं उसके एक मोटे मोटे रूप में हमने आपको देखा है। लेकिन हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जन्म जो होता है, क्योंकि विभिन्न जो अभी तक राजनीतिक संगठन थे उनके काफी प्रयास रहे और भारत में इनके कारण ही जो संगठन अभी तक पड़ा है, राष्ट्रीयता की भावना तेजी से विकसित होती है और इसका प्रसार जो सिर्फ नवोदित मध्यम वर्ग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के विभिन्न तबके के लोग, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग, पूंजीपति, जमींदार, किसान, श्रमिक अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए आंदोलन एवं संगठन का रास्ता अपना रहे थे। आवश्यकता इस बात की थी कि इन सभी प्रयासों को एकबद्ध और संगठित कर किसी राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की जाए, क्योंकि अभी तक जो संगठन हमने देखे, कोई बंगाल है, बिहार है और विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए थे, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है उसकी एक आवश्यकता यहाँ पर थी, जिससे कि एकबद्ध और संगठित रूप से सबको किया जाए और वहां पर जो रहने वाले लोग थे उनके हितों की सुरक्षा की जा सके, उनका नेतृत्व किया जा सके। और इस नेतृत्व को अंजाम दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और इस प्रकार इन संगठनों के माध्यम से लैंड होल्डर्स सोसाइटी से शुरू होकर जाके कहानी रुकती है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पर। आगे देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये तो हम देख ही चुके हैं कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है और ए.ओ. ह्यूम जो एक रिटायर्ड कर्मचारी था, प्रशासनिक कर्मचारी था इंग्लैंड का, उसके दिमाग की उपज कहीं न कहीं इसको मान सकते हैं। अब देखते हैं कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य रहे थे। इसमें काफी विभेद देखने को मिलता है, मतभेद है कुछ लोगों में। जैसे श्री अयोध्या सिंह ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस का जो जन्म इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासक और उनके पैरोकार इसकी जरूरत समझते थे। ये राष्ट्रीय आंदोलन के स्वाभाविक विकास को नहीं
राष्ट्रीय आंदोलन में साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों के हस्तक्षेप का परिणाम था। ये बात निर्विवाद रूप से तय है कि कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम, जो भारत सरकार के अवकाश प्राप्त सचिव थे, के प्रयासों से हुई है। इसमें उन्हें लॉर्ड रिपन और डफरिन का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था। ह्यूम जो था वो भारत में बढ़ते हुए आंदोलन और अशांति से चिंतित था, क्योंकि जो 1857 के बाद हम देखते हैं कि एक बहुत संगठित विद्रोह भारत की तरफ से हुआ था, तो उससे कहीं ना कहीं हम वो लोग अंग्रेज पीड़ित थे कि कभी ऐसा संगठन दोबारा, कभी ऐसा विद्रोह दोबारा नहीं हो जाए, और हम लोग संभाल ही नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ह्यूम भी इस बढ़ते हुए आंदोलन और अशांति से परेशान थे। क्रांतिकारी आंदोलन की आशंका एवं मध्य वर्गीय भारतीयों का इंग्लैंड के उदारवादियों से मोहभंग होना आदि ऐसी कुछ घटनाएं थी जिसने ह्यूम एवं अन्य अंग्रेजी सरकार के हमदर्दों को चिंता में डाल दिया था। उनके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया था कि कैसे ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलनों को कम करके खतरे की स्थिति को टाला जाए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में ह्यूम ने एक सुरक्षा कपाट, जिसको सेफ्टी वॉल कहते हैं, की व्यवस्था करने का निश्चय किया, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को अमेरिका और इटली द्वारा अपनाए गए सशस्त्र संघर्ष के मार्ग पर जाने से रोक सके। ह्यूम ये आशा व्यक्त करता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस शिक्षित भारतीयों के असंतोष के लिए एक शांतिपूर्ण और संवैधानिक निर्गम मार्ग की व्यवस्था करेगी और वह जन विद्रोह को भड़कने नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पढ़े लिखे लोग थे भारतीय, और ह्यूम ऐसा मानता था कि अगर कुछ असंतोष है तो शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि संभावित रूसी आक्रमण से रक्षा के लिए ही इस महोदय ने कांग्रेस की स्थापना की योजना बनाई, क्योंकि उस समय रूसी संकट भी कहीं ना कहीं था। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी के अनुसार ह्यूम साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार उस समय देश के सामने रखा, जिस समय भारत पर रूसी आक्रमण का विशेष भय था। डॉक्टर चटर्जी के इस मत से ज्यादा दम नहीं है। इसी प्रकार यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का निर्माण सिर्फ एक सुरक्षा नली के रूप में हुआ है। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य तो राजनीतिक ही थे। शासक जाति का होते हुए भी हम भारतवासियों से सच्ची हमदर्दी रखता था और भारतवासियों की दशा में सुधार लाने का पक्षपाती था। इसलिए भारतीय सेनाओं ने भी जो राष्ट्रीयता की भावना एवं अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे थे, ह्यूम के कार्यों में सहयोग दिया। उसके साथ सहयोग करने का एक कारण और यह भी था कि भारतीय नेता ये नहीं चाहते थे कि स्वयं ही कोई राजनीतिक संगठन बनाकर आरंभ से ही सरकार का कोपभाजन बन जाए। ह्यूम या अन्य कोई अंग्रेज अगर ऐसी संस्था बनाता तो सरकार उस पर संदेह नहीं करती। इसलिए जहां हमने कांग्रेस का उपयोग एक सुरक्षा वाल के रूप में करना चाहा, वही कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने ह्यूम का उपयोग एक विद्युत प्रतिरोधक के रूप में करने की योजना बनाई। तो दो शब्दावली हम देखने को मिलती है। सुरक्षा वाल, जो एक तरीके से जो विद्रोह हुआ था 1857 के, तो उसके बाद कोई अगर विद्रोह होता है तो उसके रूप में, सुरक्षा वाल के रूप में देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को आगे किया जाए, उनके शांतिपूर्ण संवैधानिक मार्ग की व्यवस्था की जाए जिससे कि जन विद्रोह नहीं भड़कने दे। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे, वो ह्यूम का उपयोग एक विद्युत प्रतिरोधक तड़ित चालक के रूप में करने की योजना बना रहे थे। अब देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना की एक प्रक्रिया है, क्या थी उसकी। ये तो हम मान ही रहे हैं कि ए.ओ. ह्यूम का योगदान इसमें रहा है। उदारवादी अंग्रेज थे और भारत की विस्फोटक स्थिति से चिंतित होकर इसे बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते थे जिसके माध्यम से शिक्षित भारतीयों का असंतोष निकलता जाए और उस वर्ग की असंतुष्ट राष्ट्रवादी और असंतुष्ट किसानों को एक साथ होने से रोका जा सके। उन्होंने अपने प्रयास लॉर्ड रिपन के समय से ही प्रारंभ कर दिए थे और उन्होंने 1 मार्च 1883 ईस्वी को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखकर भारत के मानसिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक पुनरुत्थान के लिए एक संगठन बनाने की भी योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि यदि 50% नवयुवक निस्वार्थ त्याग कर देश की स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर प्रयत्न करते हैं तो आगे का कार्य सरल हो सकता है। इसके बाद उन्होंने
क्रम से हमारी पार्टी इंडियन नेशनल यूनियन स्थापित करने की योजना बनाई और रिपन के इंग्लैंड जैसे ही चला जाता है उसके बाद ह्यूम ने करीब 2 महीने का समय मुंबई में बिताया। इस दौरान उन्होंने अपनी योजना पर भारतीय नेताओं से भी बातचीत की और उन नेताओं में मुख्यतः विलियम वैडनबर्ग, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। तत्पश्चात उन्होंने लॉर्ड डफरिन से भी भेंट की और अपनी योजना उनके सामने रख दी। उनकी स्वीकृति प्राप्त की और उन्हीं के विचारानुसार सरकारी सेवकों को अपने प्रस्तावित संगठन से अलग रखा। इस संगठन का नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखने की योजना बनी थी और इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में 25 से 31 दिसंबर 1885 को होना निश्चित भी हुआ। इसी बीच ह्यूम महोदय जुलाई में लंदन गए, जहां उन्होंने राजनीतिक नेताओं से अपनी योजना के विषय में सलाह मशवरा किया और भारत वापस आकर 5 दिसंबर 1885 ईस्वी की हिंदू जो पत्रिका चलती है में उन्होंने सार्वजनिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा कर दी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 12 बजे दिन में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन होता है और अध्यक्षता सबसे पहले जो करता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी करता है। इसमें भारतीय विभिन्न भाग, चाहे मुंबई हो, मद्रास हो, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, अवध, पंजाब, यही मुख्य होते थे, से आए कुल करीब 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें सभी तबके के लोग शामिल होते हैं। अनेक सरकारी उच्च पदाधिकारियों ने भी दर्शकों और श्रोताओं के ग्रुप में इसमें भाग लिया। और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष श्री उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के उद्देश्यों का यहाँ कहीं ना कहीं वो उल्लेख करता है। देश के हित तथा उन्नति में लगे सभी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री स्थापित करना, जातिगत, प्रांतगत या धर्मगत विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को पूरी तरह विकसित करना, राजनीतिक और सामाजिक प्रश्नों पर शिक्षित वर्गों के मतों को व्यक्त करना, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा निश्चित करना, ये सारे के सारे उद्देश्य इसके कहीं न कहीं रहे हैं। इसमें कहीं भी सरकारी नीतियों की आलोचना या विरोध की बात नहीं की गई थी। ह्यूम ने सभा का समापन करते हुए महारानी विक्टोरिया की जी भरकर प्रशंसा की थी। इस प्रकार कोपलैंड के शब्दों में कहा है कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु एक मित्र के रूप में हुआ था। कुछ व्यक्तियों की धारणा थी कि कांग्रेस का जन्म थियोसॉफिकल सोसाइटी से हुआ था। जनरल ओलकोट के अनुसार थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही जननी है, परंतु वास्तविकता ऐसा नहीं है। कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने प्रबुद्ध भारतीय और उदारवादी अंग्रेजों के सहयोग से यहाँ किया, हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी और किस प्रकार सबसे पहले मुंबई में अधिवेशन प्रथम होता है जिसका व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करता है। इन्होंने अपने उद्देश्य भी निर्धारित किए थे कि आगामी राजनीतिक क्या कार्यक्रम होंगे, किन सामाजिक प्रश्नों पर शिक्षित वर्गों के मतों को व्यक्त किया जाएगा, देश के हित और उन्नति में लगे व्यक्तियों के बीच किस प्रकार आपस में घनिष्ठता और मैत्री स्थापित की जाएगी। तो ये सभी उद्देश्य लेकर ये लोग चले थे। तो ये था हमारा आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना